Newton's laws of motion. There are 3 laws of motion. So we are going to study the first law today. All 3 laws. First we are taking the first law. Okay. Before that I would like to explain to you something. कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ. आपने पंखा बंद किया, पंखा चल रहा था, पंखा बंद गया, पंखा ऑटोमेटिकली रुक नहीं जाता है बल्कि थोड़ी देर घूमने के बाद रुकता है. अब कोई चीज़ पेन पड़ी है, यहाँ पे पेन पड़ी है, छोड़ दिया मैंने पेन, वो पेन यहाँ पे पड़ी रहेगी जब तक कि मैं इसको उठाऊंगा नहीं. पेन खुद ब खुद उठ के कहीं ना कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगी. कहीं ना कहीं कोई चीज़, पेड़ों में कुछ फ्रूट्स लगे हुए हैं, जब तक आप पेड़ को हिलाएंगे नहीं तब तक वो फ्रूट गिरेंगे नहीं. ओके, these are something examples of your what do you call Newton's first law of motion. It is also called Newton's first law. It is also called law of inertia. It is also called law of inertia. ठीक है. कोई चीज खुद ब खुद नहीं चल रही है, पेन खुद ब खुद नहीं चल रही है जब तक उसको कोई धक्का नहीं दे, जब तक उसको कोई उठाए नहीं, जब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो. और कोई चीज खुद ब खुद नहीं रुक रही है, वैसे ही है कि कोई चीज खुद ब खुद नहीं रुकेगी, कोई ना कोई उसको रोकने वाला चाहिए. ओके, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है. यहाँ पे ये पेन रखी हुई है, ये पेन हिल नहीं रही है, मतलब ये है कि ये बैलेंस फोर्स में है. इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग इन पेयर्स. फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग इन पेयर्स. एक फोर्स एक साइड से, दूसरा फोर्स दूसरी साइड से, और दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को काट देते हैं, एक दूसरे को इक्वल करते हैं. देयरफॉर देयर इज नो मूवमेंट. कहीं भी कहीं ना कहीं अगर कोई मूवमेंट नहीं है तो देयर इज अ बैलेंस फोर्स. कहीं ना कहीं मूवमेंट नहीं. ये पेन यहाँ पे से गिरना चाह रहा है नीचे, नीचे जमीन उसको घसीट रही है, दैट इज वन फोर्स. बट ये जो दीवार है उस पेन को ऊपर की तरफ फोर्स कर रही है, दैट इज द सेकेंड फोर्स. तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक दीवार की फोर्स, दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रही है. देयरफॉर दिस पेन इज नॉट मूविंग. आप स्कूल में कभी टग ऑफ वॉर खेलते हैं तो एक रस्सी पकड़े रहते हैं और दोनों साइड से 7-8 लोग रहते हैं. अगर दोनों साइड से लोगों का पुल बराबर है तो ना रस्सी इस तरफ जाएगी ना रस्सी उस तरफ जाएगी. पर अगर मैं कोई एक एक्स्ट्रा आदमी उधर लगा दूं तो आप लोग सब घसीट के उस तरफ चले जाएंगे. जब दोनों साइड बराबर के बैलेंस थी, दैट विल बी कॉल्ड एज बैलेंस फोर्स. जब मैंने एक साइड ज़्यादा जोर लगा दिया, दैट विल बी कॉल्ड एज अनबैलेंस फोर्स. दैट विल बी कॉल्ड एज अनबैलेंस फोर्स. अभी मेरे को यहाँ से इस पेन को मैं यहाँ से धक्का दूंगा, मैं यहाँ पे धक्का दूंगा तो पेन वहाँ पे चल के जा रही है. अब वहाँ पे अनबैलेंस फोर्स हो गया. मेरा यहाँ से एक फोर्स एक्शन चालू हो गया, वहाँ से कोई फोर्स नहीं आया. यहाँ से एक तरफ से फोर्स चालू हो गया, दूसरी तरफ से कोई फोर्स नहीं आया. इसके लिए दैट इज एन अनबैलेंस फोर्स. फोर्स एक ही तरफ से आया. ठीक है. तो फोर्स के लिए, मूवमेंट के लिए क्या चीज जरूरत है? मूवमेंट के लिए क्या चीज जरूरत है? अनबैलेंस फोर्स की जरूरत है. बैलेंस फोर्स में कोई भी चीज एक ही जगह पे रहेगी. अनबैलेंस फोर्स में इट इज गोइंग टू मूव. लेट मी एक्सप्लेन टू यू दैट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, also known as law of inertia. An object continues to remain at rest. At rest बोले तो पेन रख दिया मैंने. An object continues to be at rest. ये पेन कंटिन्यूसली मैं आज रख दूंगा, कल यहीं पे रहेगी, परसों यहीं पे रहेगी, एक हफ्ते, एक दिन, एक साल तक यहीं पे रहेगी, जब तक कोई उसको हाथ नहीं लगाएगा. मैं उसको आगे नेक्स्ट चीजें मैं आपको बताऊंगा. मैं तो फर्स्ट पार्ट है द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट. फर्स्ट पार्ट. और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, या कोई चीज चल रही है, या कोई चीज चल रही है. ओके, कंटिन्यूज टू एट रेस्ट पेन था, या कोई चीज चल रही है, एक साइकिल का पहिया चल रहा है, या एनीथिंग इज मूविंग, या ट्रेन चल रही है. और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, कोई चीज अगर चल रही है तो वो भी चलती रहेगी. नो, ये कहीं ना कहीं आपको एक वो लग रहा है कि ऐसे कैसे कोई चीज हमने धक्का दिया तो जाके रुक जाना चाहिए.
तो मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। पहले ये स्टेटमेंट ध्यान में रखो, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट, पेन एक ही जगह पे रहेगी, और इन स्टेट ऑफ मोशन, कोई चीज अगर चलती है तो वो भी चलती रहेगी। ओके, आगे दिया है ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कोई चीज मूव कर रही है, अभी एक गाड़ी पे से जा रहे हो आप, मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, कहीं ना कहीं आप मोटरसाइकिल को टर्न ले रहे हो, तो आपको मोटरसाइकिल की स्पीड कम करनी पड़ती है, आपको मोटरसाइकिल की स्पीड कम करनी पड़ती है। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन था वो यूनिफॉर्म मोशन कम हो गया, आपका मोशन कम हो गया, यूनिफॉर्म के स्टेट से नॉन यूनिफॉर्म के स्टेट में आ गया। इसके लिए वो टर्म यूज किया गया है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। Unless and until an external unbalanced force acts on it, unless and until external बाहरी unbalanced, एक unbalanced force जब तक एक्ट नहीं कर रहा है तब तक, तो क्या मतलब हुआ कि कोई चीज अगर एक जगह पड़ी हुई है या कोई चीज अगर मूव हो रही है तो वो पड़ी हुई चीज वहीं पे पड़ी रहेगी, या मूव होती हुई चीज मूव होती रहेगी जब तक के कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। पहली चीज तो आपको समझ में आ गई कि पड़ी चीजें पड़ी रहेगी। सेकंड फोर्स, वो मूव क्यों हो रही है, मूव क्यों होते रहेगी, वो तो रुक जाना चाहिए। आप अगर कहीं ना कहीं जमीन पे से रोलर कोस्टर कर रहे हो या जमीन पे से कोई गाड़ी चला रहे हो, तो आपके पैरों के नीचे, आपके जमीन के नीचे फ्रिक्शन फोर्स है, आपके जमीन के नीचे फ्रिक्शन फोर्स है। आप अगर स्मूथ जमीन पे हो तो गाड़ी ज्यादा दूर तक जाके रुकेगी, आप अगर रफ जमीन पे हो तो गाड़ी जल्दी जाके रुकेगी। तो दैट इज समथिंग फ्रिक्शन फोर्स। एक कैरम बोर्ड पे आप व्हाइट पाउडर डालो तो स्टैगर ज्यादा दूर तक चलता है, वही अगर रफ कैरम बोर्ड पे आपने घुमाओ तो उसका स्ट्राइकर जो है वो कम चलेगा। तो वो कुछ फोर्सेस है। दूसरा है फोर्स आपका एयर प्रेशर, एयर प्रेशर का फोर्स है, कोई चीज आपको रोक रहा है। एक चीज मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि व्हेन रॉकेट इज लॉन्च इन अ स्पेस, तो उस रॉकेट को मूवमेंट करने, एक बार स्पेस में चला गया तो आप उसको एक ऑर्बिट दे देते हो, ऑर्बिट दे देते हो। वो रॉकेट यहाँ से तो जाने के लिए आपको फ्यूल की जरूरत पड़ती है, पर ऑर्बिट जाने के लिए भी फ्यूल की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। आपने उसको एक ऑर्बिट दे दिया, आपको उसने आपको आपने उसमें एक स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन दे दिया। वहां पे स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, ओके, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो आपको उसमें ईंधन की, आपको उसमें फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने उस रॉकेट को एक ऑर्बिट दे दिया विच इज इन स्पेस वेयर देयर इज नो फ्रिक्शन फोर्स, वेयर देयर इज नो एटमॉस्फेयर, तो वहां पे रॉकेट जो है वो अर्थ के चक्कर लगाते रहता है विदाउट एनी फ्यूल, और उसको रोकने वाला कोई नहीं है। देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स टू स्टॉप इट। तो आपका सेकेंड वाला पार्ट में एक्सप्लेन कर रहा था, और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, जब तक कि हम यहाँ से कंट्रोल करके उस रॉकेट को ना रोके, जब तक वो रुकने वाला नहीं है। फाइन, सो दिस इज इट। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अलोंग अ स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि आप अगर टर्न लोगे तो आपका स्पीड कम होती है, unless an external unbalanced force acts on it। क्लियर है? यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए व्हाट इज बैलेंस फोर्स, व्हाट इज अनबैलेंस फोर्स। यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, फाइन। सो नाउ वी आर गोइंग टू कम टू द सेकंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। What does my Newton's second law of motion says? The rate of change of momentum is proportional to the applied force, and the change of momentum occurs in the direction of the force। इसके दो पॉइंट है, एक एंड लगा हुआ है तो एक कंपाउंड सेंटेंस है। The rate of change of momentum is proportional to the applied force। Part 1, change of momentum occurs in the direction of the force। Change of momentum occurs in the direction of the force। Let me explain to you that properly। Suppose मैं आपको एक रबर का क्रिकेट का बॉल फेंकूं आपके पास, आप उसको पकड़ लोगे आराम से,
फिर उसके बाद मैं आपको एक सीजन का बॉल फेंकूँ, तो सीजन का बॉल पकड़ने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, थोड़ा सा तकलीफ होगी, पर आप पकड़ लोगे। तो पहले क्या था, रबर बॉल था, सेकेंड टाइम पे क्या था, सीजन बॉल था। मतलब मैंने क्या चेंज किया, मास चेंज किया। ओके, मैंने क्या चेंज किया, मास चेंज किया। तो पहले रबर बॉल हल्के से फेंका तो आप जितना आसानी से पकड़े थे वही स्पीड से मैंने सीजन बॉल फेंका तो आप पकड़ नहीं पाए। तो पहले मैंने मास चेंज किया, ठीक है, ये एक चीज ध्यान रखो। सेकेंड टाइम मैं आप रबर बॉल वापस ले रहा हूँ, मैं आपकी तरफ फेंक रहा हूँ, आप आसानी से पकड़ रहे हो। सेकेंड टाइम मैं बहुत स्पीड में फेंक रहा हूँ आपके पास रबर बॉल, तो आप मुश्किल से पकड़ पा रहे हो या आप हाथ हटा दे रहे हो कि मुझे चोट पहुंचेगी, ठीक है। सेकेंड टाइम मैंने क्या किया, मेरे रबर बॉल की वेलोसिटी बढ़ा दिया था, मैंने मेरे रबर बॉल की वेलोसिटी बढ़ा दिया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्या किया था, मास चेंज किया था, हल्के बॉल से हैवी बॉल रखा था। सेकेंड टाइम पे क्या किया, स्पीड बढ़ा दिया था, वेलोसिटी बढ़ा दिया था, आपके पकड़ने का अंदाज चेंज हो गया था, ठीक है। दैट जो आपको जिस तरीके से आप पकड़ रहे हो, आप रबर बॉल आसानी से पकड़ रहे हो, सीजन बॉल आके धप से लगेगा आपके हाथ पे, आपको चोट लगने का डर रहेगा। आपको हल्के से मैं रबर बॉल फेंकूंगा, वही रबर बॉल में स्पीड फेंकूंगा, वापस आपको हाथ में चोट लगने का डर लगेगा। वो जो फिनोमिनन है, जो एक जर्क लगेगा हाथ पे, जो एक झटका लगेगा हाथ पे, दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड एज मोमेंटम। और वो मोमेंटम मैंने आपको एक्सप्लेन किया दो चीज़ों की वजह से। पहले चीज़ मैंने मास चेंज किया था, दूसरी चीज़ मैंने वेलोसिटी चेंज किया था। तो आपका मोमेंटम जो है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम को हम कैपिटल P से देते हैं, मोमेंटम हम m यूज करते हैं मास के लिए, तो हम वहाँ पे m यूज नहीं कर सकते, तो हमने मोमेंटम को कैपिटल P दिया। हमको एक और फॉर्मूला याद रखना चाहिए, P is equal to m into v। P is equal to m into v। Momentum is the product of mass and velocity of an object। P is equal to m into v। Momentum is a vector quantity। Vector quantity, scalar quantity, आपने स्टडी किया है पहले स्टैंडर्ड में। वेक्टर क्वांटिटी जिसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत है, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम आपको बताना है कि कौन से साइड मोमेंटम था, ओके। मोमेंटम आपको बताना है कौन सी तरफ मोमेंटम था और कितना मोमेंटम था। देयरफॉर मोमेंटम विल बी कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है। अब यहाँ पे एक टर्म और अप्लाई हुआ है, फोर्स, ओके। अभी वेलोसिटी, सपोज आपकी एक बॉडी है जिसको थ्रो की गई, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, तो उसका मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम था, मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम mu। फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, फाइनल वेलोसिटी हमने लिया v, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m इंटू v, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, 1 मिनट, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विल बी, रेट, यहाँ पे रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। मतलब ये है कि आपका mv फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, दिस विल बी, m कॉमन लेंगे तो हमको v माइनस u अपॉन t मिलेगा, m लेंगे तो v विल गेट v माइनस u अपॉन t। फिर v माइनस u अपॉन t क्या है, क्या लेते थे हम एक्सेलरेशन के लिए, m इंटू a,
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का हमारा एक नया यूनिट आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का हमारा एक नया यूनिट आएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, इज प्रोपोर्शनल टू, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is proportional to applied force, is proportional to applied force, ये applied force है। ओके, इसमें आता है फोर्स इज इक्वल, therefore force is equal to k m into a, where k is the constant of proportionality, और ये k की वैल्यू 1 है। अभी k की वैल्यू 1 कैसे आता है, वो आपको हायर स्टैंडर्ड्स में, आपको 11th और 12th में आपको डेरिवेटिव से आपको स्टडी करना पड़ेगा कि k का वैल्यू कैसे बनाता है। यहाँ पे आपको खाली नॉलेज के तौर पे आपको k का वैल्यू 1 समझना चाहिए। k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू m into a, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक ये फॉर्मूला आपको यहाँ अभी नया आया है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, ये दो फॉर्मूले आपको अभी याद रखना है इस पर्टिकुलर लेक्चर के हिसाब से। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सेकंड पार्ट था उसका, दो मैंने बोला था कंपाउंड सेंटेंस है, बीच में एंड है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, वो आपको बता दिया मैंने। नाउ चेंज इन मोमेंटम अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ना मोमेंटम मैंने बताया कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम कौन से साइड मूव हो रहा है, जो साइड फोर्स ज्यादा है, अनबैलेंस फोर्स में जो साइड फोर्स ज्यादा है। आपको बता दूं कि एक ट्रक और एक रिक्शा दोनों का एक्सीडेंट हो गया, तो रिक्शा आगे बढ़ेगा या ट्रक आगे बढ़ेगी? ट्रक बड़ी है तो ट्रक रिक्शा को घसीट के थोड़ा दूर तक लेके जाएगी, ठीक है। तो मोमेंटम किसका ज्यादा था, ट्रक का मोमेंटम ज्यादा रहेगा, तो ट्रक का अप्लाइड फोर्स ज्यादा रहेगा। तो अप्लाइड फोर्स जिस तरफ ज्यादा रहेगा, मोमेंटम जिस तरफ ज्यादा रहेगा, उस तरफ वो मूवमेंट होगा। तो एक रिक्शा और ट्रक की टक्कर में ट्रक जो है रिक्शे को थोड़ा धकेल के आगे लेके जाएगी। दैट इज व्हाट आई से चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और एक चीज मैं बता दूं आपको कि इक्वल फोर्स हैज इक्वल मोमेंटम। एक रबर बॉल को और एक सीजन बॉल को आपने दोनों को सेम फोर्स अप्लाई किया, तो रबर बॉल थोड़ा ज्यादा दूर जाएगा और सीजन बॉल थोड़ा कम दूर जाएगा। इसका यह मतलब नहीं है कि रबर बॉल में मोमेंटम ज्यादा है और सीजन बॉल में मोमेंटम कम था, नो। वो मास की वजह से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, P इज इक्वल टू कुछ m अपॉन v करेंगे तो अलग आएगा। दैट इज अगेन एडवांस स्टडीज है। आपको बता दूं कि जितना फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही मोमेंटम अप्लाई होगा। ओके, जितना फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही मोमेंटम अप्लाई होगा। इक्वल फोर्सेस अप्लाइज इक्वल मोमेंटम। फाइन, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। दो चीज आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। एक है मोमेंटम इज इक्वल टू विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल P, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, एंड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये दो चीज आपको दिमाग में बिठाना है। नाउ वी कंटिन्यू टू द थर्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। नाउ before we go to the third law of motion, let me explain to you the units of momentum. Okay, units of momentum explain करने के सर पहले मैं बता दूं कि there are two types of measurement of units. One is MKS and one is CGS. You know what is the full form of this MKS and CGS? How many of you know that? कितने लोगों को पता है कि MKS क्या होता है और CGS क्या होता है? MKS is meter kilogram second, meter kilogram second, and CGS is centimeter gram seconds. ठीक है, जस्ट रिमेम्बर दैट। कोई भी सम सॉल्व करने के लिए आपका ये तीनों यूनिट इक्वल होना चाहिए, ये तीनों यूनिट इक्वल होना चाहिए। कहीं पे मीटर है और कहीं पे ग्राम है,
तो नहीं हो सकता, कहीं पे नहीं हो सकता, आपको प्रॉपरली कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, ये तीनों यूनिट्स इक्वल होना चाहिए, तभी जाके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। मोमेंटम का यूनिट है किलो, यूनिट है सीजीएस यूनिट। मोमेंटम का सीजीएस यूनिट है, मोमेंटम का एमकेएस यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम का यूनिट हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और मोमेंटम का सीजीएस यूनिट रहेगा सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड। काइंडली रिमेंबर दैट मोमेंटम का यूनिट इन एमकेएस किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इन सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड। फोर्स का यूनिट एमकेएस में ये तुम्हारा मोमेंटम पी। फोर्स का यूनिट इज न्यूटन इन एमकेएस, एंड फोर्स का यूनिट इज डाइन इन सीजीएस। 1 न्यूटन कितना है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर। 1 न्यूटन कैसे डिफाइन किया जाता है? हाउ इज 1 न्यूटन डिफाइंड टू यू? द फोर्स नेसेसरी टू कॉज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in an object of mass 1 kg is called 1 न्यूटन। ओके, तो 1 न्यूटन कितना है आपका? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डाइन कितना है? 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। The force necessary to cause an acceleration of 1 centimeter square in an object of mass of 1 gram is called 1 dyne। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, न्यूटन एंड डाइन kg मीटर सेकेंड स्क्वायर एंड सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड। ये 2 यूनिट आपको याद रखना चाहिए मोमेंटम का एंड फोर्स का। एज एन व्हेन वी स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ये सब तुमको इजी हो जाएगा। आज खाली अभी नॉलेज के तौर पे ध्यान में रखो। वी टेक द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। टुडेस लेक्चर माइट बी अ बिट लेंथी, पर ये इक्वेशन ऑफ मोशन मैं सोचा कि आपको एक लेक्चर में खत्म कर दूंगा। Third equation of motion: every action force has equal and opposite reaction force which act simultaneously. आप क्रिकेट खेलते हो, कोई बॉल डाल रहा है, आप बैट से मार रहे हो। There is a momentum between bat and ball. पर बैट जितना फोर्स बॉल के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, उतना ही फोर्स बॉल भी बैट के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, पर मास बैट का ज्यादा है, इसके लिए हमको महसूस नहीं हो रहा है। ये ऑपोजिट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपने, आजकल रॉकेट लॉन्च होते हैं ज्यादातर, तो लाइव टेलीकास्ट होता है। तो हाउ डज रॉकेट लॉन्चेस? आपके रॉकेट के नीचे बहुत सारा फ्यूल इग्नाइट किया जाता है, बहुत सारा गैसेस बनाया जाता है, और वो जमीन पे छोड़ा जाता है, जिसके फोर्स से रॉकेट ऊपर उठता है। ओके, रॉकेट को क्यों उठाना पड़ता है? कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को नलिफाई करने के लिए कहीं ना कहीं कोई चीज मतलब फ्यूल से उसको पुश दिया जाता है, ताकि रॉकेट ग्रेविटेशनल फोर्स छोड़ के स्पेस में लॉन्च हो जाए। आप कभी बैठे हो तो आपको उठना भी है, तो आप पहले हाथ टिकाते हो, उसके बाद अपने आप को उठाते हो। सिमिलरली एक छोटा सा एग्जांपल था रॉकेट लॉन्चर के लिए। फाइन, और एग्जांपल आपको दूं इसका गन। आप एक बंदूक चला रहे हो, बहुत से लोग तो बंदूक नहीं चलाए होंगे,
और आप अगर बंदूक चला रहे हो तो अगर जब भी आपने फायर किया तो आपका हाथ थोड़ा सा झटके से पीछे जा रहा है, आपका हाथ थोड़ा सा झटके से पीछे जाता है। दैट इज अगेन एक्शन फोर्स विच इज इक्वल टू ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स था क्या था, बंदूक छोड़ी गई। एक्शन फोर्स क्या था, आपका हाथ थोड़ा सा पीछे आया। कहीं ना कहीं कोई फाइट में कोई किसी को रख दे हाथ से एक पटा करके रख दे, एक्शन फोर्स हाथ था। और रिएक्शन फोर्स क्या होता है, गाल पे या कहीं बॉडी पे एक चोट लग जाती है, एक घाव लग जाता है, थोड़ा सा झटका लग जाता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। तो ये छोटा सा एक पैराग्राफ था आपका, एवरी रिएक्शन फोर्स हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स व्हिच एक्ट साइमल्टेनियसली। इसको आपको कुछ वो नहीं है, आपको खाली याद रखना है ये पर्टिकुलर थिंग। सो नाउ दिस विल बी योर 3 मार्क्स क्वेश्चन। आपको सीधा ये पूरा बाय हार्ट करना है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये 3 फीचर्स आपको बाय हार्ट करके बताना है। खाली पूछा जाएगा स्टेट द 3 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आपको आज के दिन में याद करना था मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। उसके यूनिट याद करना था, मोमेंटम के यूनिट एमकेएस सिस्टम में केजी मीटर पर सेकंड था, सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड था। फोर्स का यूनिट, फोर्स जो है इक्वेशन है मास इनटू एक्सेलरेशन, और फोर्स का यूनिट है न्यूटन इन एमकेएस सिस्टम एंड इट इज डाइन इन सीजीएस यूनिट। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।